नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। राजनीति में हमेशा से हावी रहा जातीय समीकरण इस बार ज्यादा मुखर दिखेगा। एक तरफ जहां मुख्यतः विपक्षी दलों की ओर से जातिगत जनगणना और संख्या के हिसाब से आरक्षण की मांग तेज होने लगी है, तो वहीं सत्ताधारी दल भाजपा की ओर से ज्यादा हक और सम्मान के साथ ही नारों के बजाय अधिकार और क्रियान्वयन पर जोर होगा। ये तय मानकर चला जा रहा है कि विकास बैक सीट पर होगा और जातीय समीकरण इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ड्राइविंग सीट पर होगा। माना जा रहा है कि इस बार चुनावी मुद्दों में भी जाति का समावेश हो सकता है, लगभग उसी तर्ज पर जैसा 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ था। तब भाजपा के खिलाफ पूरा चुनाव आरक्षण के केंद्र में रखकर लड़ा गया था। इस बार भाजपा ने उसी लिहाज से अपना अखाड़ा भी तैयार कर लिया है और पर्दे के पीछे से इसका ताना बाना संग बुन रहा है। आरएसएस सामान्यतः किसी भी मुद्दे पर तत्काल अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन इस बार संघ की ओर से यह बयान जारी कर आरक्षण की वकालत की गई है। इसके साथ ही राज्यों को ओबीसी जातियों के चयन का अधिकार वापस देने के लिए केंद्र ने पहल की है और सभी विपक्षी दलों को इसमें साथ भी खड़ा होना पड़ा। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, यहां तक कि कांग्रेस ने भी आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने की मांग कर बढ़त बनाने की कोशिश की है। जातिगत जनगणना की मांग भी कुछ इसी उद्देश्य से की जा रही है। तो वहीं केंद्र सरकार में 27% ओबीसी, 1.5 दर्जन अनुसूचित जाति और लगभग 1 दर्जन आदिवासी मंत्री बनाने के बाद भाजपा ने जन आशीर्वाद रैली कर जनता तक यह संदेश पहुंचाने में बिल्कुल भी देर नहीं की है कि वो नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे जमीन पर उतारने में जुट गई है। केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े आरक्षित पदों के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं। बहुत जल्द अन्य संस्थानों में भी रिक्तियां भरने की तैयारी है। आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि ये कोर्ट के निर्देश से लागू है, लेकिन ये तर्क भी दिया जाएगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो 10% आरक्षण का प्रावधान है, उसका लाभ सभी वर्गों के लिए है। अगले कुछ महीनों के अंदर ही ओबीसी वर्गीकरण की रिपोर्ट आ सकती है और जो उस वर्ग के अंदर ही असमानता और हकमारी को सार्वजनिक साफ तौर पर कर देगी। तो संदेश साफ है कि कम से कम आगामी चुनावों में जातिगत समीकरण का डंका ही बजने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में इस बार जाति की ही सियासत और जाति की ही जंग देखने को मिलेगी। सभी समीकरणों पर जाति समीकरण सबसे भारी रहेगा। इसी विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे रामबाबू द्विवेदी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी किसान मोर्चा से, अनुराग भदौरिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, राजीव उपाध्याय जी, बहुजन समाजवादी पार्टी नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल रामबाबू द्विवेदी जी आपसे है। वायदे की बड़ी बातें चल रही थी, पहले ऐसा कहा जा रहा था कि जो भी पार्टियां हैं विकास को लेकर आगे जाएंगी, लेकिन इस बार विकास को पीछे की सीट पर बिठाएंगे। जातिगत समीकरण आगे आपकी गाड़ी ड्राइव करेगा और चुनावों की नैया पार लगाएगा। 2022 में जो अन्य दल के लोग हैं वह उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, कोई कार्य तो किया नहीं उन्होंने। जब जब उनको सत्ता मिली है तब उन्होंने सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं पर फोकस किया है, ध्यान दिया है। उन्होंने गांव, गरीब, किसान, नौजवान की चिंता नहीं की है। तो अब जब चुनाव आ गए नजदीक तो उनको जाति समझ में आ रही है कि जाति सम्मेलन करें, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करें। देखिए 2014 में लोकसभा के चुनाव में कहीं भी आपको जाति धर्म के नाम पर वोट अगर मिला हो तो आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2017 में आप देख लीजिए, जाति धर्म को सब किनारे करके लोगों ने मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी होकर आई। लेकिन द्विवेदी जी तो इस बार धर्म वाला जो समीकरण है वो आपका थोड़ा सा सटीक नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए जाति पर फोकस है। पहले धर्म का समीकरण काम कर गया, पहले धर्म का समीकरण काम किया था 2017 में। अब विकास का कार्य, विकास जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विकास हुआ है,
अब विकास पर वोट मिलेगा, जाति धर्म पर नहीं मिलेगा। जो लोग यह जाति धर्म के नाम पर जगह जगह सम्मेलन कर रहे हैं और जाति धर्म की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, यह अभी पिछले 5 साल कहाँ थे? यह सब लापता थे। अब यह सब अपनी अपनी कहीं न कहीं राजनीतिक नैया जाति धर्म के नाम पर पार करना चाहते सर हैं। बीजेपी नहीं कर रही है क्या? बीजेपी नहीं कर रही है क्या? बीजेपी विकास की बात कर रही है। बीजेपी कहाँ के सबका विकास साथ, की बात सबका की है? विकास, किस जगह के विकास की बात कर रही है सबका बीजेपी? साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बीजेपी, आप बताइए कि बीजेपी जब गांव में आवाज देने का कार्य करती है तो क्या किसी से जाति पूछकर कार्य करती है? किसी को जाति पूछकर आवाज दिया जा रहा है? सड़कों को जो जाल बिछ रहा है, क्या उस पर किसी विशेष जात के लोग चलेंगे? जाति धर्म की बात मोदी सरकार में नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम कर रही है और आगे भी इसी तरीके से काम करेगी। जिस तरीके से 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 2014 में, 2017 में, हम आपको आपके इस चैनल के माध्यम से जनता को भी विश्वास दिलाते हैं और आप लोगों को भी बता रहे हैं कि 2022 में रिकॉर्ड मतदान होने जा रहा है, जिसमें जाति अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 सीट वो लेकर जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे हो रहा है, गरीबों का उत्थान भाजपा सरकार में कैसे हो रहा है, मजदूरों का उत्थान कैसे हो रहा है, युवाओं को नौकरियां कैसे मिल रही हैं, वह समझ नहीं पा रहे हैं। जब उनको जनता ने मौका दिया था तो वो समय वो बढ़िया सफाई में जो है चने के खेत में जोरा जोरी का नृत्य बढ़िया आनंद ले रहे थे, देख रहे थे। उस समय तो उन्होंने कुछ किया नहीं, ना नौजवानों के लिए किया, ना बेरोजगारों के लिए किया, ना मजदूरों के लिए किया। क्या जो इस समय बरसात हो रही है, अभी इस समय भी भारी लखनऊ में बरसात हो रही है, आप कल्पना करिए जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते थे उनकी चिंता अखिलेश जी ने क्यों नहीं की? उनको आवाज देने का काम क्यों नहीं किया? जो माताएं बहनें सर्दी में, गर्मी में, दोपहर में बाहर लोटा लेके जाती थी, उनके शौचालय के निर्माण के बारे में कभी क्यों नहीं सोचा अखिलेश जी ने? यह सब सारे विषय ऐसे हैं। यह सरकार जो मोदी सरकार, योगी सरकार जो आई है, यह गांव और गरीबों पर, उनके उत्थान पर पूरा इनका फोकस है, वहां पर पूरा कार्य कर रहे हैं। आज कोई भी कोरोना काल में कोई भी एक भी गरीब अगर भूखा सोया हो तो आप बताइए, हर घर में अनाज देने का काम किया है योगी सरकार ने भी, मोदी सरकार ने भी। तमाम ऐसी सारी योजनाएं गरीबों को पहुंचाने का काम मोदी योगी सरकार कर रही है। लेकिन ब्राह्मणों को, सभी दल हताश हैं, ब्राह्मणों को निराश हैं। प्रताड़ित करने का आरोप बीजेपी पर उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही है बीजेपी, और बहुजन समाजवादी पार्टी भी इसका लाभ लेने की जुगत में है। बहुजन समाज पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। देखिए, यह प्रचारित कौन कर रहा है? आप उन लोगों को चिन्हित करिए कि जो ब्राह्मणों पर आरोप लगा रहे हैं, क्षत्रियों को लेकर आरोप लगा रहे हैं, जाति व्यवस्था को लेकर आरोप लगा रहे हैं, यह कौन लोग हैं? यह विपक्षी दलों के लोग हैं। इनसे हमको यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि यह हम लोगों के लिए जो है अच्छे अच्छे भजन करेंगे। यह सब बिल्कुल करेंगे, विरोधी दल के लोग हैं। उनके पास जब कोई विषय नहीं है, चुनाव में आने का कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो इस तरीके की भाषा अपनाएंगे और अपनाना भी चाहिए। लोकतंत्र है, सबको कुछ न कुछ करना चाहिए, इसमें स्वतंत्रता है सबको। ब्राह्मण को जो लोग यह समझते हैं कि हम ब्राह्मण सम्मेलन करके ब्राह्मणों को बरगलाने का काम करेंगे, तो ब्राह्मण को अभी लोग समझ नहीं पाए हैं। ब्राह्मण को एक जाति जो समझ रहे हैं लोग, वह उनके भ्रम है, उनके दिमाग में यह भ्रम है। ब्राह्मण एक जाति नहीं है, ब्राह्मण एक विराट संस्कृति है, जिसको इन लोगों को समझना होगा। यह लोग नहीं समझ पाएंगे ब्राह्मणों को। ब्राह्मण सदैव राष्ट्र हित में ही मतदान करता है। ब्राह्मण सदैव राष्ट्र हित के ही साथ रहता है। जहाँ राष्ट्र सर्वोपरि है, ब्राह्मण वर्ग वही आपको नजर आएगा। और पार्टियां क्या राष्ट्र के साथ द्रोह कर रही हैं? आप बताइए ना, जहाँ पर जो पाकिस्तान के नारे लगाने वाले कौन से दल के लोग हैं, किस दल में ज्यादा पाए जाते हैं? आप बताइए। तमाम तरीके के उत्पीड़न हो रहे हैं, जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है,
यह लोग राष्ट्र हित में कैसे कार्य कर सकते हैं? आप बताइए, यह लोग राष्ट्र हित की कैसे चिंतन कर सकते हैं? तो ये तमाम तरीके की विषय है। अब चूंकि चलिए राजनीति चलिए राजीव जी, 2022 में चुनाव आ गया राजीव है। जी, देखिए दिनेश जी, अभी मैं द्विवेदी जी की बातों को सुन रहा था। दो चीजें, एक तो दिनेश जी जो जाति समीकरण की बातें कर रहे थे कि विभिन्न जातियां, खास तौर पे ओबीसी का जो एक अभी अभी नया अमेंडमेंट बिल लेकर के ये आए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनसे ये नहीं पूछेगी जनता कि 4.5 वर्षों तक कहाँ सोते रहे, इस बिल को नहीं लाए। इनसे ये नहीं पूछेगी कि 6 वर्षों में जो केंद्र सरकार के अंदर जो नौकरियां थी, चाहे उच्च शिक्षा में थी चाहे निम्न शिक्षा में थी, जो प्रोफेसर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली थे और ओबीसी को और ओबीसी की, एससी की जातियों को जो पद नहीं मिल पा रहे थे, जो आप भर नहीं पा रहे थे, उसके बारे में इनसे ओबीसी के लोग पूछेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, जिस तरह से राम बाबू द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जाति, धर्म, मजहब से उठ करके बात करती है। द्विवेदी जी, आपको बता दें कि आपके पार्टी के सबसे बड़े मुखिया आज माननीय प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश की धरती में 2014 में कदम रखे थे, आज की बात नहीं कर रहा हूं, तब वो आकर के अपने को कह रहे थे कि मैं फलाने जाति का हूं। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो जाति में कितने कूट कूट के भर के और आगे चलने का कदम कदम पे। दूसरा चीज, अभी दिनेश जी आपको मालूम होगा मंत्रिमंडल का गठन जब हुआ, जिसमें से उन्होंने उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव था इसलिए कुछ दूसरे प्रदेशों को, मंत्रियों को हटा करके यहाँ के ओबीसी और कुछ एससी मंत्रियों को जब शामिल किया और लोकसभा के अंदर गए तो किस तरह से कूट कूट करके जाति विशेष और वर्ण विशेष की बातें किए थे, ये किसी से छुपा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप काम कर दिए होते, आज आपका जय श्री राम ये नारा जनता जान चुकी है कि आपने जय श्री राम के नाम पर के वोट लिया, लेकिन जय श्री राम का मतलब क्या? राम राज्य के अंदर, सनातन धर्म के अंदर जहां राम राज्य होता है, वहां राम राज्य के अंदर न तो कोई गरीब होता है, न कोई भूखा होता है, न कोई जाति वर्ण व्यवस्था। ये सारी व्यवस्थाएं आप कूट कूट के भर देंगे तो राम राज्य कहां से लाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप राम राज्य ला दिए होते, अगर गड्ढा मुक्त गांवों को कर दिए होते, गड्ढा मुक्त शहरों को कर दिए होते, आज गरीबी बढ़ गई उत्तर प्रदेश में। आपको मालूम होना चाहिए राम बाबू दे दीजिए, ये सरकारी आंकड़ा है कि गरीबों की संख्या उत्तर प्रदेश सहित भारत में 1.5 गुना बढ़ा है आपकी सरकार आने के बाद से। 2014 के बाद से और 2017 के बाद से गरीबों की संख्या बढ़ी है, गरीबी घटी नहीं है। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है। अगर आपने सब कुछ ठीक कर दिया है तो किसान क्यों आपसे? और सबसे बड़ा तमाचा, अभी 2 दिन पहले आपके केंद्रीय मंत्री घोषित करते हैं गन्ना का मूल्य 5 रुपया। दिनेश जी, 5 रुपया प्रति कुंटल गन्ने का मूल्य जो बढ़ा करके परिहास और मजाक बना सोशल मीडिया से लेकर के और सब जगह। आप बताइए, 1 कुंटल में 5 रुपए, जहां सरकारें 40-50 रुपया मिनिमम बढ़ाती हैं, आप किसानों के बारे में कौन सी सोच रखते हैं राम बाबू जी? आपकी पार्टी की क्या सोच है? जवाब ले लीजिए, जवाब। राजीव जी कुछ कह रहे हैं द्विवेदी जी। जारी नहीं करके आए हैं। केंद्र सरकार ने 5 रुपए गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया है। वह 5 रुपए जो गन्ने का मूल्य जो किसानों से काट लिया जाता था, जो गन्ना खराब होता था, उस पे वह मोदी सरकार ने मिलों को बोला है कि आप किसान भाइयों से नहीं काटेंगे और वह पैसा आप उनको पूरा देंगे और केंद्र सरकार आपको वह 5 रुपए देगी। वह गन्ने का मूल्य बढ़ा नहीं, बढ़ने जा रहा है। धैर्य रखिए। 5 रुपया आपने किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ा दिया और किसान इस पे ये आप उसको जानिए, उसको ठीक से जानिए, उसको ठीक से समझिए। नहीं, चलिए हम जान लिए। हम ये मान लेते हैं राम बाबू द्विवेदी जी, किसानों के साथ आपने दो तरह से धोखा दिया। एक तो पिछले 5 सालों में न तो समर्थन मूल्य आपने कहीं बढ़ाया, न तो किसानों का जो 30, 40, 50 रुपए प्रति कुंटल गन्ने का प्रति वर्ष बढ़ाती थी सरकारें, वो आपने बढ़ाया, ये धोखा दिया। दूसरा, आपने डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, खासतौर पे डीजल, जिससे कृषि क्षेत्र में पंपिंग सेट और ट्यूबवेल चलाए जाते हैं। आज किसान इतना परेशान है, 1 बीघा खेत में उसका 5000 से ऊपर रुपए का डीजल लग रहा है। वो किसान जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां डीजल से ट्यूबवेल चलाने के असमर्थ है। बिजली में आपने क्या क्या हुआ? अगर बिजली की तरफ भागता है, जो आप रात में बिजली देते हैं, उधर अगर भागता है तो आपने पहले एक ट्रांसफार्मर में पीछे की सरकारों ने
फिक्स कर रखा था कि 200, 400, 500 रुपये आपको देना है। लेकिन आज आपने क्या व्यवस्था कर दी, ट्यूबवेल अगर लगा हुआ है खेत में, उसके ऊपर अगर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उस पर आपने मीटर चलिए। इंस्टॉल कर दिया। चलिए, ये लेकिन सारी व्यवस्थाएं आपने किसानों राजीव के जी, साथ राजीव इतना जी, दुर्व्यवहार राजीव जी, किया कि आज आप वोट मांगने के काबिल नहीं बचे हैं। राजीव कभी जी। आप एक प्रदेश के मंत्री को हटाते हैं, दूसरे प्रदेश के मंत्री को जोड़ते हैं। राजीव दलित जी, को हटाते हैं, राजीव जी, backward जोड़ते हैं, वही तो मैं backward कह रहा जोड़ते हैं। हूँ, देखिए, वही विषय है आज। आज वही विषय है कि इस बार विकास का कोई काम नहीं है। विकास पीछे की सीट पर बैठेगा, ड्राइविंग आगे, जातिगत समीकरण विकास तो करेंगे, दिनेश जी जाति 6 से साल चुनाव में में पैदा जाएंगे। नहीं हुआ, अब तो लोग जीत आ गए हैं। आप ये ये विकास बताइए, कहाँ है? क्या बीएसपी जातिगत समीकरण नहीं खेल रही है, जातिगत समीकरण नहीं साध रही है? दिनेश जी, मैंने एक बार जब ये ओबीसी का जिस दिन क्या नाम बिल आया था और पास हुआ था, मैंने कहा था कोई ऐसा दल नहीं है जो लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर इस बिल का विरोध करने की क्षमता उठाता है। मतलब किसी के पास वो नहीं है कि इसका विरोध करेगा। सबको चुनाव दिख रहा है, चाहे मैं हूं, चाहे रामबाबू द्विवेदी जी हो, चाहे अन्य दल के हमारे प्रवक्तागण बैठे या नेतागण बैठे, उनको सबको ये दिख रहा है कि आज हमको ओबीसी चाहिए, आज हमको दलित चाहिए, आज हमको आपको ब्राह्मण चाहिए। नहीं, मुझे ब्राह्मण चाहिए। और मेरे यहाँ रामबाबू द्विवेदी जी को याद करा दूं कि जब 2007 से 12 तक जब हमारी सरकार थी, निश्चित तौर पे दलित समाज की सरकार थी, लेकिन ब्राह्मणों की सहभागिता इतनी दिए थे जितना रामबाबू द्विवेदी जी कभी सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए तो अब दोबारा से ब्राह्मणों की याद आ गई। बीच में फिर आपका ब्राह्मणों ने साथ छोड़ दिया। बीच में साथ छोड़ा नहीं, उसको चाहिए था टेस्ट बदलना। ब्राह्मण सोचा कि भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा मान सम्मान और स्वाभिमान देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों से 100% वोट लिया। लेकिन मान सम्मान और स्वाभिमान और उसके कार्य की जब योजना आई तो भारतीय जनता पार्टी उसके कंडक्टर की सीट पे नहीं, सबसे पिछली सीट पे रोडवेज क्यों बैठा दिया ब्राह्मण को, जिसपे उछाल लेने लगा ब्राह्मण। और उछाल लेने के बाद आज ब्राह्मण की स्थिति वो कर दिया रामबाबू द्विवेदी जी ने कि ब्राह्मण को सोचने पर मजबूर होने पड़ा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहना ठीक था, क्योंकि कहीं जाते थे तो चलिए सुन लीजिए राजीव जी। हाँ, द्विवेदी जी, सुन लीजिए, बोलिए। देखिए, अभी बहन जी का एक बयान आया था 4-5 दिन पहले कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा। अब राजीव जी इस पर बहस करेंगे। अब ये बताइए कि उत्तराधिकारी, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि सिर्फ जो भी अगर कोई उत्तराधिकारी हमारा होगा वह दलित वर्ग से होगा। अब जाति की राजनीति राजीव जी कर रहे हैं या रामबाबू द्विवेदी जी कर रहे हैं? राजीव जी बताएं यहाँ पर कि बहन मायावती जी सतीश चंद्र मिश्रा को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं कि अमित बहन मायावती जी सुनी जा रही है। सुन लीजिए, राजीव जी सुन लीजिए, हम तो ये कह रहे हैं राजीव जी को घोषित करें, राजीव जी को घोषित करें मुख्यमंत्री। बहन मायावती जी राजीव जी को मुख्यमंत्री का पद का प्रत्याशी घोषित करें, सतीश चंद्र मिश्रा जी को घोषित करें। आप बताइए ना, उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या राजीव जी हो सकते हैं? क्या सतीश चंद्र मिश्रा हो सकते हैं? रामबाबू द्विवेदी जी, हम द्विवेदी जी को भी, हम अवस्थी जी को भी, हम सारे लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसमें कोई दो नहीं है। अभी आपने कहा, आप बहुजन समाज पार्टी के अंदर द्विवेदी जी, आप बहुजन समाज पार्टी के अंदर निर्णय लेने की क्षमता जो सतीश चंद्र मिश्रा जी की है, क्या आपके दल में वो शर्मा जी की है? उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे शर्मा जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, क्या उनकी वो क्षमता है जो सतीश चंद्र मिश्रा की क्षमता है? नहीं है। और सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी तो रामबाबू द्विवेदी जी सीना तान के कहेंगे कि ब्राह्मण समाज ने वोट दिया बहुजन समाज पार्टी को और उसके बदले में हम काम ले रहे हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। आज वो कहने की क्षमता में नहीं है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हम सबके नेता हैं और हम सबके संरक्षक हैं, हम सबके संरक्षक। चलिए आप दोनों रुकिए। शशांक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इस बार जो कहा जा रहा है, समीकरण साधे जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में विकास पीछे की सीट पर रहेगा, जातिगत समीकरण ड्राइविंग करेगी और इसी के द्वारा चुनावों पे नैया पार की जाएगी। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है जातिगत समीकरण साधने की।
हम ही नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सभी की सारी कही। हर दल। हमारे साथ ये है कि हम जातिगत जनगणना की खुली मांग करते हैं। हम जो है सीधे सीधे, हमारा कंसेप्ट है, बड़ा क्लियर कट कंसेप्ट है कि जब तक, क्योंकि जितने भी हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, जितने भी कमीशंस बैठ रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि सही आकलन तो तभी हो पाएगा जब जातियों का एक आंकड़ा हो हमारे पास। जब तक आंकड़ा नहीं होगा, और वही वजह है कि जिसकी वजह से हर दल, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, वो जातियों के समीकरण को ध्यान में रखकर ही टिकटों का वितरण कर रही है। कोई कहता है, कोई नहीं कहता है। जो कह रहा है कि हम भरोसा नहीं करते हैं, वो केवल अपने को धोखा दे रहा है, जनता सब समझ रही है। बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से प्रयास में है। एक तरफ तो परशुराम की मूर्ति बनवाने की बात कही, दूसरी तरफ पूरी तरह से मुस्लिम वोट बैंक भी साधना है। ये दो कैसे सध पाएंगे? नहीं तो क्या ब्राह्मण और मुसलमान क्या विरोधी हैं एक दूसरे के? क्या विरोधी नहीं, मतलब दो जातियों को एक साथ कैसे साथ? नहीं तो ये कैसे आप कह सकते हो? क्योंकि ब्राह्मणों को बीएसपी साध रही है। बीएसपी का फोकस ब्राह्मणों पर है। ब्राह्मण एक पढ़ा लिखा तबका है, और सामाजिक न्याय के जितने भी ट्रीटाइज आए, यहाँ तक इवन मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी जो ड्राफ्टिंग थी, जो वीपी सिंह के साथ विनोद दुबे और जोशी साहब लोग जो रहे, जिन्होंने इसको अमली जामा पहनाया, वो सब ब्राह्मण ही थे। सामाजिक न्याय के कंसेप्ट को संविधान में जब 389 जो लोग बने थे, जब आरक्षण का प्राविधान जोड़ा गया था, उसमें आधे से ज्यादा ब्राह्मण थे। तो उनको ब्राह्मण को जाति के रूप में देखना, मैं लगता हूँ कि कोई उचित बात नहीं है। लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं, या जो भी है, चाहे वो प्रबुद्ध प्रकोष्ठ वाली बात कर रहे हो, ताकि उनको ये मैसेज ना जाए ब्राह्मण समाज को कि हम उन पर ध्यान नहीं, हमारा मानना है कि उनकी जरूरत है हमें। तो इसको अगर आप इसको जाति राजनीति से जोड़ें तो वो एक आपका ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमारा मानना ये है कि सोसाइटी के हर वर्ग को हम रिप्रेजेंटेशन दें, और पिछड़ी जातियां जो उपेक्षित महसूस कर रही हैं उनको थोड़ी प्रमुखता दें। इतना सा कंसेप्ट है हमारा। चलिए राजीव जी। देखिए भाई साहब, अभी शशांक जी कह रहे थे, ये कड़वा सत्य है कि हम टेलीविजन पे आकर के और राम बाबू द्विवेदी जी की तरह अगर कहते कि नहीं हम तो जाति की बातें ही नहीं करते हैं, हम तो धर्म की बातें ही नहीं करते हैं, और जैसे चैनल से बाहर निकले तो जय श्री राम का नारा तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा स्लोगन जय श्री राम का नारा लगाने में क्या बुराई है? राजीव जी, अवश्य दिनेश जी, द्विवेदी जी, दिनेश जी, दोनों लोग सुनिएगा। बड़े भाई शशांक जी जुड़े हैं। द्विवेदी जी सुनिए, द्विवेदी जी, द्विवेदी जी, मैं 108 बार सुबह और 108 बार शाम को भगवान राम, भगवान कृष्ण और अन्य जो भी हमारे अनुयायी हैं उनका नाम लेकर के ही घर से निकलते हैं, और जब घर आते हैं तब करते हैं। ये जाप भी करते हैं, हम भी करते होंगे, द्विवेदी जी भी करते होंगे, शशांक जी भी करते होंगे, और अवस्थी जी तो करते ही करते होंगे। तो हम लोग इसको मन के अंदर करते हैं, घर के अंदर करते हैं, अपना जो नियरेस्ट मंदिर है वहां करते हैं। हमारे में और केवल राम बाबू द्विवेदी जी में अंतर इतना है कि हम पूजा पाठ स्वयं के लिए करते हैं, ये पूजा पाठ अपने दल और राजनीति के लिए करते हैं, जनता को बरगलाते हैं, मुद्दों से हटाने के लिए जय श्री राम की भावनाओं को पूजे आते हैं। आज मुद्दा होना चाहिए कि महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, लाठियां क्यों बच्चियों पे चला रहे हो, 54 दिन से बच्चे रोड पे बैठे हैं, उनका दुख दर्द राम बाबू द्विवेदी जी कब जाएंगे मुख्यमंत्री जी सुनने के लिए? इन चीजों पे मुद्दा से भटकाने के लिए गैस इतना महंगा है ये क्यों नहीं कम हो रहा है, डीजल महंगा है ये क्यों नहीं कम हो रहा है, अच्छी रोडें क्यों नहीं बन रही है। एक दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे दिनेश जी, तो आपको बताए थे कि लखनऊ शहर के अंदर, आप सुनिएगा राम बाबू द्विवेदी जी, सुनिएगा, आज जो विकास का मुद्दा लेके दिनेश जी आए हैं, उस समय हम ये जानना चाहते हैं कि लखनऊ जैसे महानगर के अंदर जो उत्तर राजीव जी, आज भारत सरकार 37 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से रोड बना रही है। कहाँ बन रही है वो रोड बन कहाँ रही हैं? वो रोडें बन कहाँ रही हैं?
आप मैं लोग कागज निकलते नहीं है क्या? अरे भाई आप निकलते नहीं है क्या घर से बाहर? राम घर से बाबू बाहर जी, आप निकलिए। जो कह रहे हैं वो जनता मान रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो जनता को दिख नहीं रहा है। और सुनिए वो राजीव जी, मृचिका वाली कहावत कर दिया आपने जो राजस्थान की रोडों पे दिखता है। भगवान श्री राम आप को श्री राम का स्कूल नारा बता नहीं डंके रहे हो की कि चोट कितना पे स्कूल लगाते बनाए। हैं। हमको बिल्कुल। गर्व है। अब रोड की बात आई, रोड के बाद सीधा जय श्री राम पर आ गए। आराध्य श्री राम है और हम लोग आपसे तो हम केवल इतना जानना चाहते हैं दिनेश जी, आपके माध्यम से केवल हम राम बाबू द्विवेदी जी से इतना जानना चाहते हैं कि लखनऊ की जिन बड़ी बड़ी सड़कों पे राम बाबू द्विवेदी जी गर्दन दाएं और बाएं करके जब घूमते होंगे तो इनको बड़ा आनंद आता होगा कि एक तरफ अम्बेडकर मैदान बना हुआ है, एक तरफ रमाबाई बना हुआ है, एक तरफ लोहिया पार्क बना हुआ है, एक तरफ जनेश्वर पार्क बना हुआ है, शहीद पथ बना हुआ है, ये सारी चीजें, स्टेडियम बना हुआ है, अस्पताल बना हुआ है, 112 नंबर बना हुआ है। ये सब देखने में राम बाबू द्विवेदी जी आपको आनंद आता है कि नहीं आता है? या किसी को लाते होंगे जब उस रोड पे आप घुमाने के लिए अपने गांव घर से, तो कहते होंगे ना कि देखिए लखनऊ कितना डेवलप है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, सुनिएगा, पूरी बात सुन लीजिए, सुनिएगा, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात एक मिनट सुन लीजिए बड़े भाई, सुनिएगा। लेकिन क्या आप अपने नाते रिश्तेदार दोस्त मित्र से ये कह पाते होंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था? चलिए राजीव जी, राम बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश के चुनाव और करीब आते जा रहे हैं, लगातार नए नए शिगुफे बाहर निकल रहे हैं, तो वहीं जाति का समीकरण सबसे ऊपर है। विकास, योजनाएं, वायदे, ये सब नीचे, सबसे ऊपर जाति का समीकरण। अब देखते हैं कौन इसमें पास होगा, कौन फेल। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।